नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज मूड मीटर में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, जो सुलगते सुलगते अब जलने भी लगा है, उबलने लगा है। अब बंगाल की स्थिति के बारे में देश के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आ गया है और फिर वो सवाल एकदम से बड़ा हो गया है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना कंफर्म है। मूड मीटर की दूसरी बड़ी स्टोरी में आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ तीन आदमखोरों ने आतंक मचा रखा हुआ। क्यों एक साथ भेड़िए, बाघ और तेंदुए ने इंसानों पर एक साथ हमला बोल दिया है। और मूड मीटर में तीसरी बड़ी स्टोरी में आज आपको बताएंगे देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसे क्यों आतंकी साजिश की गवाही दे रहे हैं। ट्रेन को बेपटरी करने वालों का टेरर प्लान कैसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तीसरी स्टोरी में आज इस पर एक बड़ा खुलासा होगा। बंगाल में बेटी के इंसाफ की लड़ाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब घिरती हुई दिखाई दे रही और अपने ही घर में घिरी ममता अब धमकी की भाषा पर उतारू हो गई। उनके कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो गए क्योंकि उन्हें अब शायद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। मूड मीटर में आज हम करेंगे इसकी पूरी पड़ताल। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो ये आज के बंगाल की तस्वीरें हैं और इसको देखकर ऐसा लगता है कि आज का बंगाल सुलगता जलता उबलता बंगाल है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत का बहुत पुराना रक्त चरित्र एकदम से खुलकर सामने आ गया है। कल ममता की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा और आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। टीएमसी के नेताओं पर गोलीबारी का आरोप लग रहा है और अब बंगाल हाथ से निकलता देखकर दीदी बौखलाई हुई, धमकी की भाषा पर उतर गई। सुन लीजिए कैसे दीदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज धमकी भरे अंदाज में बयान दिया और क्या कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो दीदी प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रही हैं कि आपकी कुर्सी हिला दूंगी। वो कह रही हैं कि अगर आप बंगाल में अगर इसी तरीके से आपके कार्यकर्ता आग लगाते रहे तो हम बंगाल छोड़िए, हम बिहार, उड़ीसा और दिल्ली से लेकर आपकी कुर्सी तक हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब हिला देंगे। और दीदी की धमकी का जवाब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर दी है, जिसमें उन्होंने बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। उन्होंने ममता के बयान को इंटरनेशनल करार दिया। उधर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि दीदी की हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, ये कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, क्योंकि दीदी ने कहा कि अगर आप पश्चिम बंगाल में आग लगाते रहे तो असम भी नहीं बचेगा, बिहार भी नहीं बचेगा, झारखंड भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। ममता का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है क्योंकि कोलकाता रेप और मर्डर कांड में वो बुरी तरह घिर गई। कल छात्रों का नबन्ना मार्च था और आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतर आए। बीजेपी ने आज बंगाल बंद का आह्वान किया था। यह बंद कल कोलकाता में छात्रों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ था और इस बंद के दौरान आज क्या क्या हुआ हम वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वीडियो कार के अंदर से शूट किया गया है और अब साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कार के सामने से एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर कार पर फायरिंग करता है और कार के अंदर से जो चीखने की आवाज आती है आप सुन सकते हैं। अंदर बैठे लोग झुक जाते हैं, वरना आज उनको ऐसा देखकर लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से गोली लग जाती है।
अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बाहर जो फायरिंग कर रहे लोग थे वो लोग कौन थे? सवाल ये है। और उसका जवाब ये है कि बाहर जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो कोई पुलिस के लोग नहीं थे, वो टीएमसी से जुड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अब आप सोचिए कि सत्ताधारी पार्टी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष के आंदोलन को रोकने के लिए गोलीबारी कर रहे हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का ये वही मॉडल है जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा है। और वो मॉडल क्या है हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। जरा पहले सुनिए कि इस घटना के समय जो मौजूद लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड हो, ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। तो आज बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए या उनको डराने धमकाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई। लेकिन क्या यह पहली घटना थी? अगर आप गौर से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा का एक सिलसिला है और जिसमें कि सत्ताधारी पार्टी के लोग शामिल होते हैं हमेशा। और ये आज आपने देखा कि कल नबन्ना मार्च को दबाने के लिए कल पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी। आज जब बीजेपी सड़क पे उतर आई तो उसको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ टीएमसी के गुंडे भी उतर आए। इसे कहते हैं सरकारी गुंडागर्दी। कि सरकार जो पार्टी सत्ता में है उसके कार्यकर्ता हाथों में हथियार लेकर और विपक्ष के लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो दावा करती रही है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और वो दावा करती रही है कि वो देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, जो विपक्ष के एक प्रदर्शन को, एक आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले एक प्रदर्शन को की इजाजत नहीं दे सकते, वो कह रहे हैं कि वो देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। जिनके कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पे गोलियां चला रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के प्रदर्शनकारियों पे, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे। और क्या ये पहला मौका है? अभी थोड़े दिन पहले ही पुरानी बात, 15 और 16 अगस्त की रात में क्या हुआ है सबको पता है कि जब रेप और मर्डर के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे जो छात्र हैं, उनके आंदोलन को दबाने में नाकाम हो गई पुलिस, ममता की सरकार नाकाम हो गई, तो वहां भी गुंडे भेजे गए। और 15 और 16 अगस्त की रात में किस तरीके से आरजी कर अस्पताल में क्या क्या हुआ, वो घटनाएं और वो तस्वीरें अभी भी आप लोगों के, दर्शकों के जेहन में जिंदा हो। और वो भी सरकारी पार्टी, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। यानी कि जब सत्ताधारी पार्टी के लोग या सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के या जनता के आंदोलन को दबाने में या रोकने में, कुचलने में नाकाम हो जाती है, वो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाती है। और वो दिन भी याद होगा जब संदेश खाली में शाहजहां के सारे गुनाहों को छिपाने के लिए बंगाल पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी। फिर जब सेंट्रल एजेंसियों ने कमान संभाली तो ममता के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मैदान में उतर करके और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। कोलकाता केस में भी वही हुआ। और उसके पहले आपको पता होगा कि जब घोटाला हुआ, शारदा घोटाला, और उसके बाद जो तमाम घोटाले सामने आए, उसमें सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी यही हुआ था। उनके साथ भी कोलकाता में मारपीट की गई। तो सोचिए कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग एक गुंडा राज को वहां बढ़ावा दे रहे हैं। बंगाल में बीते दिनों से जिस तरह का गुंडा राज हावी होता दिख रहा है, उसके बाद सियासी विरोधियों का रिएक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन इस बार देश की प्रथम नागरिक यानी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बयान दिया है। अमूमन इस तरह के मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे राष्ट्रपति बयान देने से बचती हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसे उन्हें भी बोलना पड़ा। और कोलकाता में जो कुछ हुआ उससे राष्ट्रपति ने बहुत दुखद कहा और उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह हताश करने वाला और डराने वाला है ये घटनाएं।
उन्होंने यह भी बोला कि यह बहुत हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि निर्भया केस को 12 साल बीत चुके हैं और इस बीच रेप की कई घटनाओं को समाज ने भुला दिया और ऐसे मामलों को भुला देना घृणित है। उन्होंने कहा कि अभी निष्पक्ष और ईमानदार और आत्मनिरीक्षण की जरूरत है ऐसी घटनाओं को लेकर, और समाज को खुद से सवाल पूछने चाहिए। तो इस तरह की बात अगर राष्ट्रपति कह रही हैं तो आप सोचिए कि इस देश का आम जनमानस क्या सोच रहा हो। और इस मामले में अब जब राष्ट्रपति ने बयान दे दिया तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने ही वाला, और शायद इन सवालों का शोर दीदी के कानों तक भी पहुंच चुका है। इसलिए सियासत के रण में वो हर चाल चल रही है। मोदी को धमकी देने के साथ साथ दीदी ने एक नया दांव चला है। वो रेप से जुड़े मामलों के लिए एक नया और सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं ये कानून विधानसभा में पास करके भेजूंगी और गवर्नर इसे तुरंत लागू कराएं, इससे मंजूरी दें। सोचिए कि किस तरीके से जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, वो विपक्ष की तरफ व्यवहार कर रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार निशाने पे है तो सीएम ममता बनर्जी सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका में दिखने को बेताब है। और उसके लिए वो क्या क्या कर रही हैं आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जिस पार्टी की सरकार है वही धरना देने उतर जा रहा है, जिस पार्टी की सरकार है वही प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर जा रहा है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इंसाफ कराने की, इंसाफ देने की, वो विपक्ष की भूमिका में दिखाई देता है। और उसी तरीके से कोलकाता रेप मर्डर केस में घिरने के बाद ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रही है। और उस चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने? उस चिट्ठी में दीदी ने कहा कि बलात्कारियों को सजा देने के लिए कड़े केंद्रीय कानून की जरूरत है। और आज केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी जो उन्होंने लिखा था उस पर कल जवाब भी आ गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी का जवाब दिया है और मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी ने, उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया था। तो उसके जवाब में जो लिखा है केंद्र ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित किए गए थे पश्चिम बंगाल को, जिसमें से 20 विशेष पॉक्सो अदालतें और 103 संयुक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट शामिल थे, जो कि बलात्कार और पॉक्सो से जुड़े हुए मामलों को निपटाने वाले थे। लेकिन इन अदालतों में से कोई भी जून 2023 तक चालू नहीं किया गया। आप सोचिए, एक साल पहले तक एक भी अदालत नहीं शुरू हुई बंगाल में। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह भी कहा कि परेशान महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू किया था उसे भी टीएमसी की सरकार ने अपने राज्य में लागू नहीं किया। इसी से आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी संजीदा है। यानी हर मोर्चे पर टीएमसी सरकार नाकाम साबित हो रही है। और जब उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है तो वह पहले राज्य की पुलिस की लीपापोती और उसे बचाने में जुट जाती है, और अब जब मामला पुलिस के हाथ से निकल जाता है तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सीधे गुंडागर्दी पर उतारू कर देती है। संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक सिर्फ इसी तरह का पैटर्न दिखता है, यही तस्वीर दिखाई देती है। तो सवाल तो यही है कि क्या अब राष्ट्रपति शासन के साथ ही बंगाल की तस्वीर बदलेगी? और ये वो सवाल है जिसका कि आने वाले दिनों में जवाब मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में एक तरह की जंग छिड़ी हुई, इंसान और आदमखोर जानवरों के बीच। भेड़िया, बाघ और तेंदुआ तीनों के मुंह इंसानों का खून लग चुका है और तीनों के वार से दहशत में उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में आने वाले बहुत सारे जिले। यूपी के सामने सिर्फ आदमखोर भेड़ियों की चुनौती नहीं है, बल्कि एक ट्रिपल चुनौती है, और इस बार तीनों ने एक साथ अटैक किया है। आज नवभारत पर हम आपके सामने इन तीनों आदमखोरों के आतंक को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको तीनों का टारगेट एरिया दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे एक साथ 3 जंगली जानवर आदमखोर बन चुके हैं। तो आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका है? बहराइच का महसी तहसील है। यहां पर आदमखोर भेड़ियों का एक गिरोह है।
एक तरीके से वो झुंड है जिसने कि लगातार लोगों को वहां निशाना बना रखा है। और 35 गांवों में, पहले तो शुरुआत में 20-25 गांवों में इसका आतंक था, बढ़ते बढ़ते 35 गांवों तक पहुंच गया और 47 दिनों में 9 लोगों को, 7 लोगों, उसमें से 7 बच्चे हैं और 9 लोगों पर हमले हो चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से वहां पर आतंक है इन भेड़ियों का, खूनी भेड़ियों का। दूसरी तरफ उसी से सटा हुआ जिला है, उसी के पास का जिला है लखीमपुर खीरी, ये भी तराई का ही इलाका आता है। यहां भी आदमखोर बाघ का आतंक फैला हुआ है और आदमखोर बाघ ने अभी आज ही जो है वो एक किसान पे हमला किया, उसको 200 मीटर तक घसीट कर लेकर गया और उसकी जान ले ली। उसके गले पर हमला किया और एक तरीके से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी बॉडी बाद में रिकवर हुई। तो ये पहला मौका नहीं था। 26 दिनों में 4 लोगों की जान जा चुकी है बाघों के हमले की वजह से। आप सोचिए, तो एक और मैंने बताया आपको कि बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये दोनों सटे हुए जिले हैं, तराई के जिले हैं। अब थोड़ा पूर्वांचल की तरफ आइए, महाराजगंज का इलाका है, ये भी तराई का ही इलाका है। आप जैसा देख सकते हैं नेपाल से सटी हुई सीमा है इसकी। तो महाराजगंज में नौतनवा इलाका है, यहां पर तेंदुओं का आतंक, और तेंदुए भी लगातार यहां हमले कर रहे हैं। और एक तेंदुए के हमले में एक किसान बुरी तरह से घायल हो गया। तेंदुआ ने, जब किसान खेत में काम कर रहा था, उस समय तेंदुए ने हमला किया। किसान थोड़ी देर उससे लड़ने की कोशिश किया, लेकिन इस लड़ाई में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। हालांकि तेंदुआ बाद में उसे छोड़कर भाग गया। तो ये 3 जो तराई के इलाके हैं, पश्चिम, आप यूं कहिए कि उत्तर प्रदेश के जो 3 तराई के जिले हैं, वो वहां पर इन 3 तरह के जंगली जानवरों का आतंक है। ये आतंक क्यों है? अभी एक बड़ा सवाल उठता है कि एक साथ ऐसा क्या हुआ कि बाघ, तेंदुए और भेड़िए तीनों इंसानी बस्तियों की तरफ आ गए और तीनों इंसानों पे हमले कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस इलाके में पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है, होती रही हैं, लेकिन ये एक अचानक से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। और इसकी वजह क्या है, ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आदमखोरों का आतंक बढ़ गया है? क्यों जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष अचानक बढ़ गया है? क्यों जंगली जानवरों ने रिहायशी इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये जंगली जानवरों की आबादी बढ़ने का नतीजा है या कुछ और? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि यूपी के तराई इलाके में किस किस तरह के जानवर हैं और किस तरीके की इनकी आबादी रही है। तो इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो जंगली जानवरों का आना कोई नई बात नहीं है। तराई के जंगलों में शुरुआत से ही जंगली जानवरों की ठीक ठाक तादाद रही है और बीते सालों में जंगली जानवरों को अवैध शिकार से बचाने की जो मुहिम चल रही है, उसका असर यह हुआ है कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और कैसे और कितनी बढ़ोतरी हुई है, उनकी संख्या कितनी है, जरा एक बार वो भी देख लीजिए। तो साल 2022 के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तराई में बाघों की संख्या करीब 152 है और तेंदुओं की अगर बात की जाए तो पूरे यूपी में उनकी तादाद 371 काउंट की गई है, जिनमें से ज्यादातर इसी तराई वाले इलाके में ही आते हैं। तराई वाला इलाका मतलब कि जो नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, और जिसके बाद एक तरीके से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है, वो तराई वाले इलाके कहे जाते हैं। तो तराई में भेड़ियों की गिनती अभी नहीं हुई है, लेकिन देश भर में भेड़ियों की कुल संख्या करीब 3100 बताई जा रही है और माना जाता है कि तराई के इलाकों में भी बड़ी संख्या में भेड़िए पाए जाते हैं और कई बार नेपाल से भी भेड़िए भारत की तरफ आ जाते हैं। तो ये है स्थिति तराई के इन जिलों में, जहां पर कि जंगली जानवरों की आबादी ठीक ठाक हमेशा से रही। तो यूपी में तराई का इलाका जंगल से सटा हुआ है और जंगलों से सटी हुई इंसानी बस्तियां भी हैं, खेत भी हैं। जंगल से निकलकर खेतों में काम कर रहे लोग या गांव के बच्चों को शिकार बनाना जंगली जानवरों के लिए बहुत आसान होता है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का झुंड हो, जिसकी ड्रोन की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, या फिर लखीमपुर खीरी में टाइगर का टेरर हो, या फिर महाराजगंज में तेंदुए का आतंक, ये सारे इलाके जंगल से सटे हुए। अब सवाल यह है कि अचानक से इंसानी बस्तियां इन जानवरों के निशाने पर क्यों आ गई? ऐसी घटनाएं अचानक से बढ़ क्यों गई? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि एक जंगल का सेटअप है, जिसमें कि अपनी गुफा में भेड़िया भी दिखाई दे रहा है, बाघ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पर एक तेंदुआ भी है ना।
तो ये अमूमन जंगलों में पाए जाते हैं इस तरीके से। और लेकिन हुआ क्या कि पिछले दिनों नेपाल में और जो तराई वाले इलाके हैं उस इलाके में बाढ़ की घटनाएं, बहुत सारी नदियों में उफान आया और जंगलों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से जो चितवन नेशनल पार्क से लेकर के और जो दूसरे जो वहां पर जंगली इलाके हैं वहां पर पानी बढ़ गया और इनका जो नेचुरल हैबिटेट है एक तरीके से, जहां पर कि ये सामान्य रूप से रहते हैं ये जंगली जानवर, वहां पानी भर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जंगली जानवर वो नीचे के इलाकों में आ गए। तराई के जो जिले हैं वो उसमें रिहायशी जो इंसानों की रिहायशी बस्तियां हैं उस तरफ चले आए और इसीलिए हाल के दिनों में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच में जो एक क्लैश की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इंसानों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई। तो अब आपने ये देख लिया कि आखिर क्यों और कैसे भेड़ियों ने इंसानी बस्तियों का रुख कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भेड़िए झुंड में रहते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भेड़िए झुंड में तो रहते ही हैं, वो एक खास तरह की आवाज भी निकालते हैं जिसे कि हाउलिंग कहते हैं, हुआ हुआ टाइप की आवाज। जैसे आपने सुना होगा कि जो लोमड़ी और सियार करते हैं उससे थोड़ी ऊंची आवाज में जो आवाज निकालते हैं खास तरह से, उसको हाउलिंग कहते हैं। तो ये ऐसा जानवर है जो अपनी खास किस्म की आवाज की वजह से अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है, आसपास के लोगों को पता लग जाता है कि आसपास कोई भेड़िया होगा। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि फिर कैसे इतने सारे लोग इसका शिकार हो जा रहे हैं, कैसे इतने सारे लोग इसकी वजह से मारे जा रहे हैं? तो इसके दो संभावित जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये कि बहराइच में जितने लोग मरे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे हैं और इन भेड़ियों का ये बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं। भेड़िए जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते भेड़ियों के आसपास की मौजूदगी, उनकी को नहीं भाप पाते हैं और उनका शिकार हो जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि भेड़ियों के व्यवहार में भी बदलाव आया है और इस बदलाव के बारे में जो आप जानेंगे तो थोड़ी आपको हैरानी होगी। हाल ही में पुणे के भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की एक टीम ने भेड़ियों पर एक स्टडी की है जिसमें जानकारी सामने आई कि रिहायशी इलाकों के आसपास रहने वाले भेड़ियों ने एक सुर में जो हाउलिंग करते हैं वो मिलकर वो करना कम कर दिया है। मतलब जो आवाज अपनी खास तरह की आवाज निकालते हैं भेड़िए, वो उस तरह की आवाज आजकल नहीं निकालते। भेड़ियों ने खुद को इंसानी बस्तियों के आसपास रहने के लिए अडॉप्ट कर लिया है ताकि वो आसानी से शिकार कर सके। अब वो मिलकर हाउलिंग करने की बजाय घात लगाकर शातिर शिकारी की तरह शिकार कर रहे हैं। और तो और इस स्टडी में यह भी जानकारी सामने आई है कि जहां से भेड़िए अपने से ज्यादा ताकतवर हिंसक जानवरों के साथ रहते हैं वहां भेड़िया लगातार झुंड में रहना सीख गए हैं और ऐसे इलाकों में भेड़िए अकेले नहीं निकलते, वो अपनी खोज से बाहर नहीं निकलते अकेले। पहले भेड़िए अपने से छोटे जानवरों को डराने और भगाने के लिए आपस में एक हाउलिंग करके कम्युनिकेट करते थे, लेकिन इन्होंने अब अपनी आवाज दबाकर आतंक मचाने का एक दूसरा और ज्यादा खतरनाक हुनर सीख लिया है और ये इनके बिहेवियर में, इनके बर्ताव में एक बदलाव आया है और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोग आसानी से इसका शिकार हो जा रहे हैं। हालांकि दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि इसी की वजह से, इसी व्यवहार में बदलाव की वजह से भेड़ियों का आतंक बहराइच में बढ़ा हुआ है, लेकिन इस स्टडी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो अब आगे चलते हैं और अगली बड़ी स्टोरी का रुख करते हैं। और मूड मीटर की जो अगली बड़ी स्टोरी है वो बहुत चौंकाने वाली है। एक ऐसी स्टोरी जिसका कनेक्शन हिंदुस्तान में हाल के दिनों में अचानक बढ़ी ट्रेन घटनाओं से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर उन अटकलों पर मुहर लगाती दिख रही है जिसमें लगातार हो रहे ट्रेन हादसों के पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा था और आज सुरक्षा एजेंसियों के हाथ इसका एक बड़ा सबूत भी लग गया है। वो सबूत है पाकिस्तान में छिपे आतंकी सरगना फरहतुल्ला गौरी का आतंकी फरमान, जिससे उसने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर 3 मिनट के एक वीडियो के रूप में डाला है। इस वीडियो के जरिए भारत में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल मैसेज जारी किया गया है और हिंदुस्तान में ट्रेन हादसों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को डिरेल करने का फरमान दिया गया है। और ये टेलीग्राम पर जो ये वीडियो जारी किया गया है ये सुरक्षा एजेंसियों के हाथ तब लगा जब 23 और 24 अगस्त को वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच शुरू हुई। आपको बता दें कि 23 अगस्त की रात राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। अहमदाबाद से जोधपुर जा रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस जब पाली रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी
तो रेलवे ट्रैक पर एक सीमेंट का बड़ा ब्लॉक रखा हुआ था जिससे कि वो टकरा गई। गनीमत ये थी कि इस टक्कर के बाद ट्रेन डिरेल नहीं हुई, क्योंकि सीमेंट ट्रेन से जो ट्रेन के आगे जो लोहे का गार्ड लगा हुआ होता है उससे टकराया वो ब्लॉक और ट्रेन डिरेल होने से बच गई। ये गार्ड अमूमन मवेशियों को इंजन के नीचे फंसने से रोकने के लिए लगाया जाता है और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पुलिस फोर्स की टीम 24 अगस्त को तब और हैरान रह गई जब फिर उसी जगह पे पाली में ही रेलवे ट्रैक पर दोबारा से सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ मिला और इस बार एक नहीं बल्कि दो ब्लॉक मिले। इसी के बाद ये साफ हो गया कि कोई तो है जो पाली में बड़े ट्रेन हादसे को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। सवाल है कि वो कौन है? तो उसी जांच पड़ताल के दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना फरहतुल्ला गौरी का एक टेलीग्राम वीडियो हाथ लग गया पुलिस के, जिसमें आतंकी स्लीपर सेल को ट्रेन डिरेल करने का फरमान जारी किया जा रहा है और उसकी तरकीबें बताई जा रही है। आपके लिए जानना जरूरी है आतंकी सरगना फरहतुल्ला ने किन किन रेल रूट पर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश रची। उनके फरमान के मुताबिक आतंकी स्लीपर सेल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े और जो व्यस्त रेल रूट हैं उसको निशाना बनाने की बात कर रहा है ताकि उसके टेरर अटैक का इंपैक्ट और बड़ा हो, हिंदुस्तान में दहशत ज्यादा फैले, मरने वालों की संख्या ज्यादा बढ़े। इस साल जून से लेकर अगस्त तक कई बड़े ट्रेन हादसे हुए, जरा उनको याद करिए। किसी के लिए भी इन हादसों पर एक बार भी यकीन करना मुश्किल था कि अचानक से क्या हुआ कि पूरा रेलवे का सुरक्षा तंत्र जो है वो कोलैप्स कर गया है, लगता है, जिसकी वजह से इतने हादसे हो रहे हैं। तमाम सुरक्षा इंतजाम के बीच ये हादसे जिस तरह से होते चले गए, देश को चौंकाते रहे। सवाल उठाते चले गए कि रेलवे के सुरक्षा इंतजाम को क्या हो गया है। विपक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा था। लेकिन देश में हाल में जो 3 बड़े ट्रेन हादसे हुए, जरा आप एक बार उसी पर गौर कर लीजिए। जरा वो तस्वीरें दिखाइए एक एक करके। जो कंचनजंगा की एक्सप्रेस के हादसे की जो तस्वीर है, ये 17 जून को हुई थी। बंगाल के दार्जिलिंग में इस हादसे में 10 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए थे। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस हादसे की, तारीख 30 जुलाई की है और झारखंड के जमशेदपुर में इस हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई थी और 20 लोग घायल हो गए। और जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की है, जो कि 18 जुलाई को हुई थी। यूपी के गोंडा में इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो सवाल यह है कि क्या ये तीनों हादसे भी आतंकी साजिश का नतीजा थे? इन हादसों की जांच जारी है, लेकिन ट्रेनों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, इसे अगस्त में हुई कुछ वारदातों से आप समझ सकते हैं। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि अगस्त में कैसे कैसे घटनाएं हुई और उसमें आपको समझ में आएगा, एक पैटर्न दिखेगा और एक सिलसिला समझ में आएगा। तो 24 अगस्त को फर्रुखाबाद यूपी में रेलवे ट्रैक पर एक लकड़ी का मोटा लट्ठा रखा हुआ था। कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस इससे टकराई और डिरेल होते होते 23 अगस्त को पाली राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर एक मोटा सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था और वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन इससे टकराया और किसी तरीके से डिरेल होते बचे। फिर 22 अगस्त को अलीगढ़ यूपी में रेलवे ट्रैक पर एक एलॉय व्हील रखा हुआ था। इसमें आरोपी मोहम्मद अफसान जो है वो फरार है, अभी उसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिर उससे पहले आप जाएं तो 20 अगस्त को जबलपुर एमपी में रेलवे ट्रैक पर एक लोहे का एक मोटा रॉड रखा हुआ था जिससे कि ट्रेन का इंजन टकरा गया। 17 अगस्त को इसी तरीके से कानपुर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए क्योंकि रेलवे ट्रैक पर एक बहुत बड़ा बोल्डर, हेवी बोल्डर रखा हुआ था। आप सोचिए, आपको एक सिलसिला दिख रहा है। उसी ढंग से 1 अगस्त को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सिलेंडर रखने का वीडियो वायरल हो गया था जिसमें कि यूट्यूबर गुलजार शेख गिरफ्तार किया गया था। वो इस तरीके से अलग अलग चीजें रेलवे ट्रैक पे रख के और उसका वीडियो बना करके उसे अपलोड करता था। अब आपको एक लग रहा होगा कि एक सिलसिला है, एक पैटर्न है इसमें। एक खास तरीके से लोग ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश में जुटे हुए। और जब पाकिस्तानी आतंकी सरगना फरहतुल्ला का वीडियो सामने आ चुका है तो इन वारदातों के पीछे आतंकी साजिश की पड़ताल बहुत जरूरी हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इशारों में कह रहे हैं कि कुछ तो है। सुनिए एक बार। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए।
तो आतंकी सरगना फरहतुल्लाह गौरी के टेलीग्राम वीडियो में सिर्फ ट्रेनों को डिरेल करने की ही का फरमान नहीं है, उसमें आतंकी साजिश की कई और परतें खुल रही हैं, जिसे एक एक कर हिंदुस्तान में अंजाम देने की कोशिश चल रही है। और उसका भी ब्यौरा हम आपको देंगे और आतंकी साजिश की शातिर प्लानिंग पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्यों आतंकी सरगना फरहतुल्लाह के आतंकी फरमान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि उसका टेलीग्राम वीडियो हाथ लगते ही खुफिया एजेंसी चौकन्ना हो गई है और उसकी बड़ी वजह यह है कि फरहतुल्लाह गौरी के निशाने पर आतंकी हमलों का एक पुराना रिकॉर्ड है, एक लंबा सिलसिला है। गुजरात में साल 2002 में अक्षरधाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी इसी आदमी का हाथ था, इसी आतंकी का हाथ था, जिसमें कि 30 बेगुनाह मारे गए थे और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी तरीके से साल 2005 में उसने हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर भी फिदाइन हमला करवाया था। और हाल ही में कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, उसके तार भी फरहतुल्लाह गौरी से जुड़े थे। तो शुरुआती जांच में पता चल रहा यही कि ये सब 3-4 बड़ी घटनाओं का यही मास्टरमाइंड है। और इसीलिए जब ये नया वीडियो आया है तो सारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गौरी की जो हमने आपको अभी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आदमी है वो कितना खतरनाक है। इसी साल 3 आतंकियों के पुणे आईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ भी हुआ था और इसमें 3 आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी और कहा जा रहा था कि इसका भी हैंडलर यही फरहतुल्लाह था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में यह सामने आया कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी सरगना फरहतुल्लाह गौरी हिंदुस्तान में बहुत सारे आतंकी स्लीपर सेल चला रहा है, भर्तियां कर रहा है और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए, जिसमें कि एक तरीके से मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं, उसके जरिए भर्तियों को बढ़ावा दे रहा है। और उसी जांच में यह भी पता लगा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हिंदुस्तान में टेरर अटैक की स्ट्रेटजी बदल रही है, आतंकी हमलों को गुरिल्ला वॉर की तरह अंजाम देने की प्लानिंग हो रही है और उसी के तहत ट्रेनों को डिरेल करना उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। दुनिया भर में चरमपंथी इसे पहले भी आजमा चुके हैं और कई ट्रेन हादसों को अंजाम दे चुके हैं। अमेरिका का मिनेटा ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इस पर रिसर्च पेपर पेश कर चुका है और जिसके प्रमुख जो है, उन्होंने ये कहा, नॉर्मन मिनेटा ने दावा किया था कि कैसे दुनिया भर में आतंकियों ने ट्रेनों को आतंकी हमलों का निशाना बनाया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2017 के बीच बहुत सारी ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से 118 बड़े ट्रेन हादसे हुए और ट्रेनों को डिरेल करने के लिए कई बार तो IED का भी इस्तेमाल किया गया। तो सोचिए, तो जब इस तरह की पूरी दुनिया में एक कोशिश चल रही है ट्रेनों को डिरेल करने की और ट्रेन उनके निशाने पे है, तो ये जब वीडियो सामने आया है तो सवाल तो उठेंगे और लोगों की चिंताएं तो बढ़ेगी। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही।